जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का लेक्चर ये देखेंगे जिसमें हम लोग ITF को कंप्लीट करने वाले। ITF क्या है? ITF मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा, उसके बाद हम इसको क्लास को शुरू करेंगे। देखिए ITF का जो वेटेज है, मतलब जनरल कंपटीशन में, जनरल बोल रहा हूँ, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, NDA, IIT इस सब में जो है वेटेज बहुत कम है। मतलब इस टॉपिक से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछे जाते। अगर पूछे भी जाते तो एक दो पूछ लिए जाते, नहीं भी पूछे जाते। लेकिन ये चैप्टर जो है बोर्ड्स एग्जाम के लिए, CBSE या फिर स्टेट बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इससे बहुत कम 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अभी के समय में देखा जाता है, अभी नए पैटर्न के अनुसार जो स्टेट बोर्ड में लागू किया उसके अनुसार ITF से 15 से अप्रॉक्स ऊपर ही पूछा जाता है। ये फिक्स नहीं है कि 20, 25, 10, 15 ही रहे, लेकिन 15 के अप्रॉक्स रहता है, अप्रॉक्स लगभग। दूसरी बात, कैलकुलस का जो पार्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप पढ़िएगा, उसमें ITF के बिना आपका 40% डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वैसे ही धड़ा का धड़ा रह जाएगा, क्योंकि 40% पार्ट ऐसा आएगा कैलकुलस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का यूज होगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट इन्वर्स का यूज होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं आता है तो वहां पर आप ब्रेक हो जाओगे, रुक जाओगे, उससे आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 12 का कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले ITF पढ़ा देना सही रहेगा। ITF जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए हमारा आज का क्लास शुरू करते हैं ITF से। ठीक है? जैसा कि बोर्ड पर मैंने ITF के जितने टॉपिक्स आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ने हैं उसको डिस्कस किया है। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को लेना है वो है इंट्रोडक्शन और बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये सारे चैप्टर में मैं बताता हूँ कि वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डोमेन रेंज ऑफ ITF। डोमेन एंड रेंज, किसी ITF का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी फंक्शन का कुछ डोमेन और कुछ रेंज होता है। ठीक है? कोई भी फंक्शन अपना डोमेन और रेंज रखता है। विदाउट डोमेन या रेंज कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है? तो सब फंक्शन अपना डोमेन रेंज रखता है, तो हमको ये भी पढ़ना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF की। ITF का डोमेन कितना होगा, रेंज क्या होगा, ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस फंक्शन का कितना डोमेन होगा, कितना रेंज होगा, ये सारे को डिस्कस करना है। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, जिस तरीके से डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे उसी तरीके से ITF के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और आपको ही पता है प्रॉपर्टीज किस लिए होते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को ईजी करने के लिए होते हैं। ठीक ना? ताकि प्रोसेस लॉन्ग ना जा करके शॉर्ट प्रोसेस में हमको कम समय में आंसर देते। इसके बाद हम लोग को प्रॉपर्टीज देखना है। उसके बाद एक कन्वर्जन है। कन्वर्जन में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 10th क्लास में आप लोग देखते थे, 10th क्लास में ऐसे आपके पास होता था कि कहता था कि साइन थीटा का वैल्यू अगर आपके पास दिया हुआ है 3/5 तो कॉस थीटा बराबर व्हाट, ऐसा रहता था ना 10th क्लास में। तो आप क्या करते थे कि साइन थीटा से कॉस निकालना है, तो ये भी एक प्रकार का कन्वर्जन है। मतलब एक को दूसरे रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ना है। क्लियर? कन्वर्जन में हम लोग क्या पढ़ने वाले, फार्मूला ऑफ ITF। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत सारा फार्मूला पढ़े हुए, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी। तो क्लास 12th में हम लोग ITF का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला वो कहाँ से आएगा, उसका प्रूफ भी देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ITF, या इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इन ITF। ITF का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस के लिए। फॉर कैलकुलस VBI, कैलकुलस के लिए सबसे ज़्यादा VBI पार्ट यही है। सिंप्लीफिकेशन का ये या सब्स्टिट्यूशन इन ITF का ये सबसे ज़्यादा VBI कैलकुलस का पार्ट है ये कैलकुलस के लिए। वैसे तो पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज में आएगा। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में इसका ज़्यादा काफ़ी काम आएगा। ठीक है? तो कैलकुलस अगर आपको बेटर करना है, पूरा 100% बेटर देना है कैलकुलस में, तो आपको ITF ही बेटर करना पड़ेगा पहले। क्लियर है? तो ITF का हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे क्लास। आज का इंट्रोडक्शन और डोमेन रेंज तक प्रयास करेंगे जाने का, जितना हम समय दे सके आपको। आज का फर्स्ट लेक्चर ही हमारा होगा ITF के लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम वही बात आपको बताने वाले हैं जो आप पहले से जानते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, बस थोड़ा सा इसका इंट्रो देने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर चलने वाले हैं। क्लास 10th में आपके सर ऐसे बताएंगे कि साइन का पावर -1 होगा, चाहे साइन का पावर 2x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि sin x का पावर 2। क्लियर है? लेकिन इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि sin x का पावर -1। मतलब sin x का पावर -1 का तो मतलब ये हो गया कि 1/sin x, ये किसके बराबर हो गया? ये 1/sin x के बराबर हो गया ना। और 1/sin x किसके बराबर होता है? cosec x। अब देखिए ये और ये अलग अलग चीज है, बहुत अलग। दो फंक्शन ही अलग है, ये इनवर्स फंक्शन है और ये नॉर्मल फंक्शन है। कभी भी एक इनवर्स फंक्शन, वहाँ पर आपके 10th क्लास के सर जी बताए होंगे नोट करके, ये बराबर नहीं होता है ये, क्योंकि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और ये इनवर्स फंक्शन होता है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ भी हम वही बात बताने वाले हैं, इसी के बारे में लोग पढ़ने वाले। इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें क्या बताऊँ आपको बेसिक के बारे में, यही चीज़ है। लेकिन ये हमारा बराबर हो सकता है क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कभी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इनवर्स फंक्शन आपको जानना है तो इनवर्स से पहले आपको नॉर्मल फंक्शन तो जानना पड़ेगा ना। क्या जानना पड़ेगा आपको? फंक्शन। फंक्शन जानिएगा तब तो इसका इनवर्स जानिएगा। आपसे एक सवाल है मेरा, जैसे कि मेरा वीडियो अगर आप देखे होइएगा डिटर्मिनेंट्स का, तो आपको पता होगा उसमें पूरा मैंने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाया था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, याद है? उसमें मैंने बताया था कि सारे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है, कुछ ही मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। और किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है? जिस मैट्रिक्स का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर है? और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सारे मैट्रिक्स का तो इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से सारे फंक्शन का भी इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। सभी फंक्शन का इनवर्स डायरेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। कुछ फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, कुछ का ना भी कर सकता है। तो पहले थोड़ा सा फंक्शन जान लेना हमको जरूरी है। अगर फंक्शन नहीं जानेंगे तो हम यही नहीं जान पाएंगे कि किस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा और किस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कितना तक निकलेगा और कितना तक नहीं निकलेगा। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले आज के क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में पूरा देखेंगे। फंक्शन का पूरा लेक्चर ये होगा, मतलब पूरा डिटेल में फंक्शन नहीं, लेकिन फंक्शन का जितना यूज है इनवर्स में उतना जरूर देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो हम क्लास शुरू करते हैं आपका फंक्शंस। फंक्शन जो होता है वो दो सेट को मिलाने से बनता है। फंक्शन से पहले रिलेशन बनता है और कहा जाता है फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। और वो स्पेशलिटी क्या है वो अभी आप लोग देखिएगा कि फंक्शन किसको बोलेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। जहाँ पर ना समझ में आए पॉज करके वीडियो को रोक करके 1 मिनट फिर से बैक जा करके रिवाइंड कीजिएगा, क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसके बाद फंक्शन पर चलेंगे। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या है? अगर कोई फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या होगा, ये सिर्फ नोटेशन बता रहे हैं इनवर्स के लिए। फंक्शन को हम लोग f सच दैट a to b से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें f नोटेशन होता है फंक्शन के लिए। a और b दो सेट होता है, मतलब सेट a से सेट b का उसका रिलेशन होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखने वाले हम, इफ f सच दैट a to b be a function then f inverse such that b2 is the inverse of function। ये सिर्फ नोटेशन बताएं कि फंक्शन को हम लोग f सच दैट a to b से अगर डिनोट करते हैं तो उसके इनवर्स को f सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, f इनवर्स सच दैट b to a। क्लियर है? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, उसको स्टार लगाकर या डैश लगा करके आप लोग नोट कीजिएगा कि
किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? सभी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है केवल उसी फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। एक नया वर्ड आ गया आप लोगों के सामने कि ये क्या है, 1 1 1 2। तो चिंता मत कीजिए, जब फंक्शन शुरू करेंगे वहां पर आपको 1 1 ऑन टू सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहां पर लिखते हैं इन्वर्स विल बी एग्जिस्ट फॉर only 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 एक अलग चीज है, ऑन टू एक अलग चीज है। 1 1 ऑन टू इसी को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? बस अभी आपको ये याद रख के चलना है कि इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकलेगा जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। 1 1 होने के साथ साथ ऑन टू भी होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इसका यूज आगे हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि 1 1 ऑन टू होने पर ही क्यों इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी फिलहाल आप इसको याद करके चलिए। क्लियर है? आप इसका सिर्फ इतना का, ये आपका जो टॉपिक है सो, और ये जो 2 पॉइंट्स है जो इसके इंट्रो में समझ लीजिए आप। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग शुरू करने वाले फंक्शन, ये दोनों बातें याद रखिएगा। फंक्शन जब शुरू करेंगे वहां पर इसका यूज आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब शुरू करते हैं फंक्शन को। ठीक है? फंक्शन क्लास 11 का टॉपिक है। आप लोग कभी पढ़े भी होइएगा, हो सकते हैं, तो अगर नहीं पढ़े होइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े होइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। फंक्शन क्या होता है? ठीक है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन के स्पेशल टाइप को हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। कभी भी 2 सेट एक दूसरे से जब रिलेटेड होता है तो वो रिलेशन बनाता है, और इस रिलेशन में कुछ स्पेशलिटी होता है तो उसको फंक्शन नाम दे दिया जाता है। ठीक है? देखिए, जैसे कि किसी भी चीज़ में, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आर्मी के दौर में जाते हैं। आर्मी के दौर में जाते हैं, अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे गए, उसमें से अगर 10 का सिलेक्शन हुआ तो जरूरी नहीं कि 10 का 10 आर्मी ही बन जाएगा। उसमें जो कुछ स्पेशल होगा, जिसमें कुछ अच्छी खासियत होगी, जिसका बॉडी अच्छा होगा, ठीक ना, स्ट्रेंथ अच्छा होगा, तो उसको पारा कमांडो के लिए आगे भेज देगा। इस तरीके से होता है ना। तो वही बात होती है कि सारे रिलेशन होते हैं, सारे रिलेशन में से जो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं उसका नाम फंक्शन दे दिया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फंक्शन क्या है, तो एक लाइन में उसका सीधा सा जवाब दीजिएगा, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसे हम लोग फंक्शन को तो पहचान नहीं पाएंगे, वो स्पेशल है क्या वो पता होगा तब तो फंक्शन को पहचानेंगे ना। उसके लिए हमको उसका डेफिनेशन जानना होगा। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है? यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फंक्शन जो हमारा होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का मतलब एक सेट का दूसरे सेट के साथ संबंध। तो फंक्शन बोलेंगे किसको? कभी भी 2 नॉन एम्प्टी सेट जो खाली ना हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, और पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट से यूनिकली रिलेटेड हो, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? डेफिनेशन लिखते हैं, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा भाई साहब। इफ ए एंड बी बी द 2 नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए। 2 नॉन एम्प्टी सेट। If A and B be the 2 non-empty set and every element of A is uniquely related to B, then it is called function f such that A to B।
क्लियर है? नहीं है। समझिए लाइन बाय लाइन। हमने कहा क्या, इफ ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी जो हमारा है वो दो खाली सेट नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड टू बी, और बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। ए का एक बी के एक से अटैच होना चाहिए। बी का एक जो है वो ए के दो से अटैच हो सकता है, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या लगा रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड टू, ए का जो एगो है उसमें के एक से जुड़ना होना चाहिए, एगो जो है वो दू से नहीं जुड़ना चाहिए। क्लियर है? तभी उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यही स्पेशलिटी है रिलेशन में, यही स्पेशलिटी है। अगर ये स्पेशलिटी जिस रिलेशन में आ गया तो उसको हम लोग फंक्शन नाम देंगे। इज दैट क्लियर? इसको एक और अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, जब हम लेंगे एग्जाम्पल तब वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से बताया जाता है। एक बात और इसमें लिख दे रहे हैं फंक्शन के लिए कि देखिए, अगर इफ ए टू बी इज ए फंक्शन देन एक नंबर में एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्री इमेज, एंड सेकेंड नंबर में एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इमेज। सेट ए के एलिमेंट का नाम रख दिया गया है प्री इमेज, और सेट बी के एलिमेंट का नाम रख दिया गया है इमेज। क्लियर है? अब जैसे कि हम आपको पहचानने के लिए 4-5 यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं, बस आपको दिखाना है, बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, बस इतना ही आपको बताना है कि वो फंक्शन हो सकता है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए, 4-5 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल, एक नंबर में एक सेट ए है ये और एक सेट बी है ये, इसके एलिमेंट्स 1 2 3, इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, और ये इससे रिलेटेड है। सेकेंड नंबर एग्जांपल, एक सेट ये है और एक सेट ये है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 ए बी सी, ए इससे रिलेटेड है, बी इससे रिलेटेड है, 3 बी सी से रिलेटेड है। तीसरा नंबर एग्जांपल, एक सेट ए है, एक सेट बी है, सिर्फ हम जोड़ने का काम अलग अलग कर दे रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स वही लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है? इसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 1 2 3 ए बी सी, ए और बी ही ले रहे हैं। ठीक है? चौथा एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं 1 2 3 ए बी सी, ए बी सी, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए, इसको इससे जोड़ दिए। ठीक है? चलिए पहले इस 4 को क्लियर कर लेते हैं, इसमें कौन फंक्शन होगा कौन फंक्शन नहीं होगा, उसके बाद और भी एग्जांपल की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, दिखा देंगे। देखिए इसमें सारे के सारे हमको बताना है कि फंक्शन ए टू बी है कि नहीं, यहाँ से इधर जा रहा है। ए टू बी मतलब ए से बी में रिलेशन, ए से बी का रिलेशन, बी टू ए रहेगा तो मतलब बी से ए का रिलेशन, ये ए और ये आपका बी। बस आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन फंक्शन हो सकता है कौन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है? देखिए यहाँ पर इस बात को गौर कीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बात कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए में का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो देख लीजिए, ए का सारा एलिमेंट बी से रिलेटेड,
1 जो है ए से रिलेटेड है, 2 जो है बी से रिलेटेड है, 3 जो है वो डी से रिलेटेड है। यहाँ पर जैसा कंडीशन करा है उसके अनुसार ए का सारा एलिमेंट रिलेटेड है, बी का कंडीशन नहीं कह रहा है कि सारा रिलेटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुसार हमारा ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, इट इज फंक्शन। क्लियर है? दूसरा का देख लीजिए, ये भी कह रहा है कि इसमें भी ए 1 से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 बी से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिकली रिलेटेड है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, ठीक ना। बस ये है कि इसका एक एलिमेंट इसके दूगो से नहीं जुड़ा होना चाहिए, तब वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम और भी तरीका आपको सिखाएंगे। ये भी हमारा क्या, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। यहां पर देख लीजिए, इसमें दूगो कारण बन जाएगा कि ताकि ये फंक्शन है। पहला कि ए का एक खाली भी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड होना चाहिए, जबकि ए का ये तीसरा एलिमेंट जो है ये रिलेटेड ही नहीं है, इसके चलते भी फंक्शन नहीं होगा। और दूसरा कारण कि ये बी जो है इससे दूगो से रिलेटेड है, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली फंक्शन है, तीनों से रिलेटेड है, इसमें कोई शक नहीं, इट इज फंक्शन। क्लियर? अब समझिए, ये तो हो गया मतलब डेफिनेशनल, मतलब मैथमेटिकली तरीके से जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और एक बात और यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इधर वाले को क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, इमेज, और इधर वाला को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। नीचे लिखा भी हुआ नोट में, यहाँ पर इमेज और यहाँ पर प्री इमेज। क्लियर है? देखिए, इसको समझने का एक बढ़िया सा तरीका है कि इमेज वाले एलिमेंट्स को हम लोग फादर समझ के चलते हैं, याद रखने के लिए एक तरीका है फादर, और इधर वाले को हम लोग सन मान के चलते हैं। आप अपने कोई भी व्यक्ति, आप बताइए कि दैनिक जीवन में, रियलिटी ऑफ लाइफ में क्या हम देखते हैं कि कोई भी फादर होंगे तो उनके बहुत सारे सन हो सकते हैं। ये प्लस मोर देन 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, इसके 10 भी सन हो सकते हैं, 15 भी सन हो सकते हैं, 20 भी सन हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, चाहे इसके एक भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। यानी फादर का जो होगा सन, इसके फादर का जो संख्या होगा, फादर की संख्या और सन की संख्या, इसी पर यह सोचने वाली बात है। कभी भी आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सन बिना फादर का हो? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो जब इधर का अगर कोई भी सन बिना फादर का पॉसिबल नहीं हो सकता, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका फादर ये, इसका फादर ये, इसका फादर ये, और ये एक ऐसा फादर है जिसके पास कोई सन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है ऐसा, तो ये फंक्शन हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा बोल दे, जैसे इसमें देखिए, ये एक ऐसा सन है जिसका कोई फादर ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, कोई भी सन विदाउट फादर हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हमारा फादर, ये इसका कोई फादर नहीं, तो इसलिए हमारा फंक्शन नहीं है। देखिए, आपको हम समझा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बस इतना समझ लीजिए कि जो इमेज में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फादर का काम करते हैं, और जो प्री इमेज में होते हैं वो हमारे सन का काम करते हैं। तो देखिए जरा सा और भी एग्जांपल, अगर नीचे दिख रहा होगा तो आपको देखिए 5वां नंबर के एग्जांपल आपको बना दे रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए 1 2 ABC, चलिए इसमें एक और ले रहे हैं 2 3, और इसमें एक और बना दे रहे हैं हम आपका D। ठीक है, तो अगर आप कनेक्टेड कीजिएगा तो देखिए जरा सा, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, फिर इसी को इससे कनेक्टेड कर दिए, इसको इससे कनेक्टेड कर दिए, इसको इससे कनेक्टेड कर दिए। देख लीजिए, इसमें सारे से कनेक्टेड है, और सारा देखिए इसमें का कोई खाली नहीं, इधर बिल्कुल खाली नहीं, इधर भी खाली नहीं, तो फंक्शन होना चाहिए। लेकिन ये किस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा? देखिए, ये भाई साहब जो है ये दूगो से रिलेटेड है, 3 जो है ए से भी जुड़ा और 3 जो है हमारा बी से भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये ऐसा सन है जिसका दूगो फादर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारे रियलिटी ऑफ लाइफ में, हमारे जीवन में ऐसा संभव नहीं है किसी एक पिता का, किसी एक पुत्र का एक ही पिता हो सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता समझने के लिए कि कोई फंक्शन हो गया नहीं। इसको बताने के लिए क्या, इधर वाला को आप सन समझिए, इधर वाला को फादर समझ लीजिए। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए कि दैनिक जीवन में क्या चीज़ संभव है और क्या संभव नहीं है। जो संभव है
तो वो फंक्शन होगा, संभव नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। और भी देख लीजिए, जैसे कि छठी नंबर में एक बात बता दे रहा हूं आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, ये नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। क्लियर है? और भी देख लीजिए, 1 2 3 AB, 1 इससे रिलेटेड है, 3 इससे रिलेटेड है, ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भाई साहब ऐसा है जो बिना फादर का है, बिना बाबू का बेटा है, तो कभी ऐसा संभव है ये नहीं, तो क्या ये फंक्शन बना पाएगा? नहीं। तो लिखेंगे ये भी इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोगों को फंक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फंक्शन को आसानी से आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट्स रिलेटेड होना चाहिए, दूसरे में खाली रहेगा ना रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले वाला का सारा रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें का एक इसके एक से ही रिलेटेड होना चाहिए, इसमें का एक इसके दो से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये फादर सन से रिलेट कर लीजिए, आपका क्लियरेंस पूरा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फंक्शन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे जो हम लोग को फंक्शन में अब समझना है, जानना है, इसके आगे जो हम लोग को अब फंक्शन में पढ़ना है वो है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन। इसको पढ़ने के बाद ही हम लोग फंक्शन के दो टाइप्स यानी वन वन और ऑन टू जो आपको डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले कि वन वन ऑन टू होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक ना, तो उसको भी पढ़ेंगे। पहले समझते हैं इसका डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, यानी हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन। एक ही बार में इसको खत्म करें, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। बहुत आसान चीज होता है। अगर फंक्शन आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में यानी सेट के फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका डोमेन, रेंज एंड को डोमेन निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई सीधा फंक्शन दे दिया कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, अगर उसका फंक्शन का क्या करते हैं डोमेन और रेंज डिफाइन करना है तो आपको ग्राफ का यूज करना होगा, नहीं तो मैथमेटिकली एल्जेब्रिक रूप से उसको सॉल्व करके तब उसका डोमेन और रेंज का वैल्यू निकालना रहता है। तो अभी जो यहाँ पर आपको हम फंक्शन बताएंगे वो आपको सेट के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा वो फंक्शन। ठीक है, देखिए क्या हम लिख रहे हैं इसमें, इफ एफ सच दैट A to B is a function, then एक नंबर में डोमेन। डोमेन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन है एफ ए टू बी, एफ ए टू बी करने का मतलब फंक्शन एफ के लिए पहल का सेट का नाम ए है, दूसरा सेट का नाम बी है। ठीक ना, देन डोमेन, देन द एलिमेंट्स of set A is called domain of the function। डोमेन को डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय डोम एफ और डी एफ। जनरली ये डिनोट किया जाता है, कुछ जगहों पर डी एफ से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी उसके नीचे में स्मॉल एफ, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी डी एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? डोमेन के बाद दूसरा चीज इसमें आता है को डोमेन। को डोमेन क्या है? जैसा सेट ए के एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, सेट ए अभी देख रहे थे, सेट ए में जैसे कि 1 2 3 था तो वो उसका डोमेन हो गया। उसी तरीके से सेट बी का जो एलिमेंट है, the elements of set B is called co-domain of the function। क्लियर है? सेट ए के एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? को डोमेन बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल में पूरा चीज दिखा देंगे, देखिए ये डोमेन है, ये को डोमेन है, इस तरीके से। ठीक है,
इसको किसी तरीके से डिनोट नहीं किया जाता। तीसरा चीज है रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ये क्या होता है? तो सेट बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे, और जरूरी तो नहीं है कि सेट बी का सारा एलिमेंट्स रिलेटेड होगा, सेट बी में कुछ खाली भी रह जाते हैं। अगर नहीं खाली है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाली रह गया तो उसको छोड़ देंगे। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपको पता है कि सेट ए के एलिमेंट को इमेज और सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज और सेट बी के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। सबसे पहले वाले स्क्रीनशॉट में आप लोग को बोले थे लिखने के लिए, देखने के लिए। तो सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग प्री इमेज और सेट बी के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। तो सेट बी के एलिमेंट्स का जिसका प्री इमेज रहेगा उस सारे एलिमेंट्स को चुन करके लिख लेंगे, वो आपका रेंज कहलाएगा। जैसे देखिए थोड़ा देर के लिए आपको बता रहे हैं 1 2 3 ABCD, यही से रिलेटेड है, यही से रिलेटेड, यही से रिलेटेड। तो देखिए ये तो आपका डोमेन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डोमेन है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये पूरा का पूरा को डोमेन है। लेकिन रेंज में केवल ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका कोई इमेज नहीं है इधर, इसका कोई प्री इमेज नहीं है इधर। क्लियर है? चलिए ऐसा एग्जाम्पल हम लेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं पहले डेफिनेशन। रेंज क्या होता है? द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी whose pre-image in set A is called range of the function. Range of the function. इसको डिनोट कैसे किया जाता है? जिस तरीके से डोमेन को डोम ऑफ एफ से डिनोट किया जाता है, इसी तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड एज रेंज ऑफ एफ और कैपिटल आर एफ। क्लियर है? डोमेन, रेंज और को डोमेन में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद स्वाहा हो जाएगा ये। ठीक है? देखिए कितना आसान है। हम एग्जाम्पल में लिख दिए, हम बोलते हैं इफ एफ सच दैट A to B is a function such that, इस तरीके से रिलेटेड है ABCD, ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है। 1 2 3 4 5 6, ये इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया, और ये इससे रिलेटेड हो गया। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्लियर है? देखिए सबसे पहले तो हम इसमें फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन आप लोग 11th में पढ़े होइएगा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। फंक्शन को अगर लिखना है तो ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। आपका जो फंक्शन बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। फंक्शन जो आपका होगा एक का रिलेशन किससे? 1 से, तो ऑर्डर पेयर में इसको लिखेंगे A,1, ये आपका फंक्शन हो गया। पूरा लिखिएगा B,2, B,2 नहीं, B,3, मतलब B का रिलेशन 3 से है तो B,3, C का रिलेशन किससे है? 2 से, तो C,2, D का किससे है? तो D,4, ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक है? अब इसमें डोमेन, रेंज और को डोमेन लिखना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपको पता है? डोमेन जो होगा वो आपका डोमेन, इसका सारा ए का एलिमेंट, अभी नहीं लिखे। डोमेन क्या हमारा? डोमेन क्या आता है? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये आपका सेट ए है कि नहीं? सेट ए का एलिमेंट जो है वो सारा डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन क्या हमारा हो जाएगा? A, B, C, D, सेट के रूप में। ठीक है? को डोमेन आपका क्या हो जाएगा? को डोमेन जो हो जाएगा वो सेट बी। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, ये आपका को डोमेन हो गया। और रेंज की अगर बात करें तो इसमें रेंज कितना हो जाएगा? इसमें रेंज हो जाएगा
1 2 3 4, 5 6 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 6 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर है? इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो नॉर्मल एक फंक्शन हम आपको दे दिए थे, तब आप ऐसा किए थे। हम आपको एक फंक्शन दे करके उसका डोमेन रेंज आपको निकलवाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ सच दैट 1 2 3 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 6, मतलब ये फंक्शन जो है इस सेट से इस सेट से रिलेटेड है। जैसे होता था ना एफ ए टू बी, तो मतलब ए का रिलेशन बी से होता था। यहाँ पर ए टू बी ना लिख करके ए की जगह पर सेट दे दिया है और बी की जगह पर भी सेट दे दिया है। एंड एफ एक्स बराबर यक्स प्लस 2, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। अगर आपको वो डायग्राम बनाने आता है, डायग्राम किसका रिलेशन किससे, तो इसमें डोमेन रेंज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डोमेन तो आसानी से पता चल रहा है कि यही होगा डोमेन, क्योंकि इसमें क्या सबका रिलेशन इसके साथ होगा। लेकिन मेन दिक्कत होता है रेंज के निकालने में। ठीक है, देखिए तो आपका एक सेट इधर है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 एंड 3। दूसरा सेट इधर है जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और इसका रिलेशन इससे है, मतलब इस तरीके से एरो का साइन ये दिखा रहा है। और f आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर, यहाँ पर लिखिए आपके पास एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है x प्लस 2। मतलब इसमें अगर x की जगह पर 1 रखिएगा तो इसमें क्या आएगा सो बताना। आप ही बताओ कि अगर x की जगह पर 1 रखेगा तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 का रिलेशन किससे होगा 3 से होगा कि नहीं। 2 में अगर जुड़ेगा तो 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा। 3 अगर यहाँ पर रखा है तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप सिर्फ हमको ये बताइए फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। इसका सारा एलिमेंट इससे यूनिकली रिलेटेड है और इसमें खाली भी रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ही बताओ इसका डोमेन कितना होगा, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें डोमेन हो जाएगा हमारा, डोमेन आपका हो जाएगा 1 2 3, और रेंज कितना हो जाएगा आप बताइए तो जरा सा। इसका रेंज हो जाएगा जिसका प्री इमेज अवेलेबल है, जिसका प्री इमेज अवेलेबल है, तो जिस 3 4 5 का अवेलेबल है तो रेंज कितना हो जाएगा 3 4 5। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको डोमेन और रेंज डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% भी। क्लियर है? किसी फंक्शन का डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। अगर ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको आएगा, ये देखने आ जाएगा, तो उसके बाद आप डोमेन और रेंज आसानी से निकाल लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, कोई मस्ती मजाक नहीं, सिर्फ अभी पढ़ाई पर हम लोग रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको बताएंगे, ये आपका फंक्शन समझ गया आप। फंक्शन का पहला टॉपिक हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन पहचानने आया हमको, डोमेन रेंज डिफाइन किया, डोमेन रेंज निकालने आ गया। ठीक है, तीसरा टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे जो जरूरी है इसमें कि 1 ऑन टू फंक्शन का केवल इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जानते हैं कि 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और यहीं पर हम अपना आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे 1 फंक्शन के बारे में। 1 फंक्शन क्लियर है? इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए ऐसा नाम याद रखना मुश्किल होता है थोड़ा सा, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। इसके लिए मैंने एक तरीका बताया है, सबको मैं बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। इंजेक्टिव, देखिए इंजेक्टिव का रिलेशन इंजेक्शन टाइप से, जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन में क्या होता है आप देखते होइएगा कहीं पर भी, अगर कोई डॉक्टर एक नीडल से किसी को एक बार इंजेक्शन दे दिया तो दूसरी बार उसको इंजेक्शन उसी नीडल से नहीं दे सकता, एक ही बार ना देता है। तो जब ये इंजेक्ट वर्ड आ गया तो मतलब आप उसमें 1 फंक्शन समझिएगा। ठीक है, बाइजेक्ट आ गया तो बाई का मतलब 2 होता है, यानी 1 ऑन 2 मिल करके उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और आएगा तो और उसके तरीका बताऊंगा। 1 फंक्शन किसको बोलेंगे, नाम से स्पष्ट है, 1 1 1 1, और 1 1 का अपोजिट होता है मेनी 1।
ठीक है, मतलब सेट ए के एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ये कंडीशन तो पहले भी था। और बी के भी एक एलिमेंट का रिलेशन ए के एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, तभी वो बन पाएगा 1 1, अदरवाइज मेनी वन हो जाएगा वो। ठीक ना। इफ सच दैट a to b is a function and distinct element of A has distinct image in B, then the function is called 1 1 function। नहीं समझ में आया? देखिए बहुत बड़ी बात है इसमें, कहता है कि इफ a to b इज ए फंक्शन, कोई फंक्शन है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं a to b से, मतलब पहला सेट a और दूसरा सेट b फंक्शन, एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a का डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, प्रत्येक a का एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन b, मतलब सभी a का जो इमेज है, a के एलिमेंट्स का जो इमेज है वो b में अवेलेबल है, तो सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज। देखिए एग्जांपल इसका दिखा रहे हैं आपको, एग्जांपल देखिए कितना आसान है। ये आपका एलिमेंट्स इसमें ले लीजिए 1 2 3 A B C, ये इससे रिलेटेड कर दीजिए, इसको इससे रिलेटेड कर दीजिए और इसको भी इसी से रिलेटेड कर दीजिए। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा नंबर 1 2 3 A B C, A B और C। ठीक है, इसमें इसका रिलेशन इससे कर दीजिए, इसका रिलेशन इससे कर दीजिए और इसको खाली छोड़ दीजिए। अब इस दोनों में आप हमको बताइए कि कौन 1 1 है और कौन 1 1 नहीं। देखिए सबका डिस्टिंक्ट इमेज, हम क्या बोले इसमें क्या कर रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। देखिए इसमें 2 और 3 इस दोनों का एक ही इमेज है, 2 का भी इमेज बी है और 3 का भी इमेज बी ही। क्या डिस्टिंक्ट इमेज बन पाया? नहीं बन पाया। तो ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन में 1 1 है, इसका नाम क्या होगा आपको पता है? मेनी वन होगा। अभी हम लोग को मेनी वन पर डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ ये बताना कि 1 1 है कि नहीं। इट इज नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं है। कोई डाउट है? और देखिए इसमें डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट है, इसका ये रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, सबका अलग अलग इमेज, इसका कोई प्री इमेज है ये नहीं थी। फंक्शन है ना, लेकिन फंक्शन में भी ये कैसा है? 1 1 फंक्शन है। इट इज 1 1। क्लियर है? सिंपल सी बात देख लीजिएगा, उधर खाली रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर का कोई खाली रहना चाहिए, और इधर का एक जो है इधर के एक ही से जुड़ा होना चाहिए, और इधर का भी एक इधर के एक ही से जुड़ा होना चाहिए, तो 1 1 बन पाएगा, अदरवाइज वो मेनी वन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए आज का क्लास आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सारे टीचर छोड़ करके ही चलते हैं। इंपॉर्टेंट किसके लिए आपको पता है? इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए, बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहता है चलो इसको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसके बिना अधूरा हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जैसे आपकी सोच वैसा। एक हम लोग पढ़े 1 1 फंक्शन, दूसरा हम लोग को जो पढ़ना बाकी है उसको पढ़ लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इसको सर्जेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या हमारा? सर्जेक्टिव। जैसे 1 1 के लिए कंडीशन था कि एक ए का एक बी के एक से और बी का एक ए के एक से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसको 1 1 बोलेंगे।
तो ऑन टू किसको बोलेंगे? जिस तरीके से वन वन का अपोजिट मेनी वन है, उसी तरीके से ऑन टू का अपोजिट इनटू फंक्शन होता है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे क्लास 12 का, तो उसमें आपको चर्चा करके बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग भी 10-20% फंक्शन पढ़ ही लिए हैं लगभग, ठीक है। वहाँ पर आएंगे तो चारों टाइप्स पढ़ेंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। ऑन टू किसको बोलेंगे? तो ऑन टू के लिए एक कंडीशन लगा देता है कि ए और बी अगर कोई दो सेट है, ए का रिलेशन बी से है, तो बी के प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज ए में होना चाहिए, तभी वो ऑन टू बन पाएगा। अगर बी का एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो वो ऑन टू नहीं बन पाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। इफ सच दैट ए टू बी is a function, if such that a to b is a function and every element of b has at least one preimage in A, then the function is ऑन टू। क्लियर नहीं हुआ? डायग्राम से क्लियर होगा, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और नोट करके इस बात को लिखे, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू तभी बनता है जब उस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए, ठीक ना। If such that a to b is on to, then क्या हो जाएगा? कोडोमेन जो है, डेट मीन्स सेट बी जो है, कोडोमेन यहाँ पर लिख लीजिए, डेट इज सेट बी बराबर किसके? उसके रेंज के होगा, तभी उसका वो ऑन टू फंक्शन वो फुलफिल कर पाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फिर से यहाँ पर आपको दो देंगे एग्जाम्पल, आपको बताना है कि वो ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर 1 2 3 ABCD। सेकेंड नंबर ए है और इधर ये बी। 1 2 3 AB, ठीक है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल, अब इस तीनों में आपको बताना है कि कौन ऑन टू है और कौन ऑन टू नहीं। ऑन टू होने के लिए सिर्फ आप ये देखिए कि बी में कोई खाली है या नहीं। इसमें बी में खाली है, ये नहीं होगा, इट इज़ नॉट ऑन टू, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, इट इज नॉट ऑन टू। इसमें एक भी खाली नहीं है, बी में खाली नहीं ना। पहले फंक्शन भी देख लेना कि फंक्शन है कि नहीं, किसी से आंख मूंद करके मारते रहना, ठीक है। फंक्शन है और इसमें भी ये फंक्शन होने के साथ साथ बी में एक भी खाली नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑन टू हो जाएगा, इट इज ऑन टू। क्लियर है? इसको देखते हैं, ये भी ऑन टू हो जाएगा क्योंकि बी में एक भी खाली नहीं है, इट इज ऑन टू। और एक बात और आपको बता दें कि ऑन टू होने और ना होने के साथ 1 1 और मेनी वन में से भी कोई ना कोई वो होता है, या तो 1 1 होगा नहीं तो मेनी वन, और ऑन टू और इन टू में से कोई एक होगा। जैसे ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है, ये ऑन टू है, तो ये ऑन टू नहीं तो ये क्या हो जाएगा? इन टू हो जाएगा। और देखिए आप जरा सा गौर से, ये 1 1 भी है, तो इसका नाम आप नहीं कर सकते 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू। इसका नाम देखिए 1 1 नहीं है, ये मेनी वन है, ये मेनी वन है ना, क्योंकि इसमें दो से रिलेटेड है, ये मेनी वन और इंटू है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेनी वन इंटू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 इंटू। ठीक है,
आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और आपको कल के वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से 1 1 on 2 होगा तब ये उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 1 1 on 2 नहीं होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।